चैप्टर 115। आरवी का गुस्सा अरहान पर। अब तक आपने देखा कि कैसे अम्यांश की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। वहीं उसकी हालत देख अरहान का दिल बेचैन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में अंजलि जी को विक्रांत जी समझाते हुए बोलते हैं कि क्या हमें निकिता का एडमिशन हर्ष के कॉलेज में करवाना चाहिए अपने सोर्सेस का यूज करके। जिस पर उनकी वाइफ अंजलि जी बोलती है, निकिता इस पूरे खुराना अंपायर की इकलौती प्रिंसेस है और उसके लिए तो मेरा कोई भी बेटा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वह हमारी और 6 भाइयों की इकलौती जान है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सो रहे हो कि मैं चैप्टर क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और फिलहाल मैं ठीक हो रही हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगी रेगुलर चैप्टर देने का। आगे वहीं उनकी बात सुनकर विक्रांत जी समझ जाते हैं कि उनकी वाइफ को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह अपनी बेटी को हद से ज्यादा प्यार करती हैं और वह उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। तभी अंजलि जी उनकी सोच पर विराम लगाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ अपने बेटे को कॉल लगाने, ताकि वह हमारी प्रिंसेस का एडमिशन हर्ष के कॉलेज में करवा सके। इतना बोलकर वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। तभी विक्रांत जी बोले, अंजलि जी, क्या आप सच में चाहती है कि हमारी प्रिंसेस का एडमिशन हर्ष के कॉलेज में हो, क्योंकि आप जानती हैं कि हर्ष कैसा है। वहीं उनकी बात सुनकर अंजलि जी का पैर लड़खड़ाने लगा, लेकिन वह तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इतना बोलकर वो वहां से ऊपर की ओर बढ़ गई। उनके जाने के बाद विक्रांत जी खुद से बोले, हर्ष, तुम क्यों नहीं समझते कि निकिता तुम्हारी बहन है। पता नहीं तुम्हें किस चीज का एलर्जी है निकिता से, लेकिन जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि तुम भी बाकी भाइयों की तरह निकिता से वही प्यार करो और अपनी माँ को भी एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। इतना बोलकर वह भी वहां से चले गए। इधर निकिता का कमरा पूरी तरह से पिंक एंड व्हाइट कलर से पेंट किया गया हुआ था। उसे पूरे कमरे में जगह जगह पर डॉल और बाकी का चीज रखा हुआ था जिसे निकिता पसंद करती थी। वहीं निकिता उस रूम में बेड के ऊपर बैठकर अपने फोन को घूरे जा रही थी, जैसे उस फोन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज आने वाला है। वहीं जब कुछ मिनट तक उसे फोन पर कुछ भी नहीं शो हुआ तो उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गई और वह रोते हुए बोली, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, कहने के लिए सिर्फ मेरे 6 भाई और मोम डैड है, लेकिन उन सब की मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है कि मेरा एडमिशन एसपी कॉलेज में करवा दे। तभी उसका फोन रिंग होने लगा तो तुरंत निकिता फोन पर आए हुए नंबर को देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि उसके फोन पर भाई नंबर 3 फ्लैश हो रहा था। तभी वह अपने खुशी को साइड में रखकर फोन उठाकर स्पीकर पर रखती है तो उधर से एक भारी लेकिन प्यारी आवाज आई, कैसे हैं हमारी निकिता। तो नीतिका खुशी से चहकते हुए बोली, मैं ठीक हूँ भाई, लेकिन मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है। जिस पर उधर से आवाज आई, निकू, आप जानते हो ना मैं क्या करता हूँ। जिस पर नीतिका बोली, हाँ भाई जानती हूँ। तभी उधर से वह लड़का बोला, मैंने सुना कि आज तुम घर पर रोई। जिस पर निकिता मासूमियत से बोली, भाई मैं वह रो नहीं रही थी, बस मेरी आंखों से आंसू ऐसे ही बह गए क्योंकि हर्ष भाई ने। इतना बोलकर वो चुप हो गई। तभी उधर से एक गुस्से वाली आवाज आई, क्या आज हर्ष घर आया था, लेकिन मॉम ने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर निकिता बोली, भाई क्या मॉम ने आपके पास कॉल किया था। जिस पर उधर से वह लड़का बोला, हाँ मॉम ने ही मुझे बोला कि तुम्हें एसपी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे हर्ष के बारे में नहीं बताया। जिस पर निकिता बड़े ही धीमी आवाज में बोली, क्योंकि मॉम नहीं चाहती है कि आप हर्ष भाई से लड़ाई करो। तो उधर से वह लड़का बोला, आखिर कब तक वह तुम्हारे और मोम के साथ इस तरह से बदतमीजी करेगा, मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। वहीं उसकी बात सुनकर निकिता की आंखों में खुशी आ गई, लेकिन फिर भी वह मासूमियत से बोली, नहीं भाई, आप हर्ष भाई के साथ कुछ नहीं करोगे, नहीं तो मोम आपसे नाराज हो जाएगी।
वहीं निकिता की बात सुनकर वह लड़का एकदम चुप हो गया और फिर अपनी बात को बदलते हुए बोला, वैसे तुम कब से एसपी कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हो? जिस पर निकिता बोली, कल से भाई। उसके इतना बोलते हैं उधर से वह आदमी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा आज ही एसपी कॉलेज में एडमिशन करवाता हूँ, कल से तुम कॉलेज जा सकती हो। इतना बोलकर वो फोन काट देता है। वहीं निकिता कॉलेज जाने की खुशी में बेड पर उछलने कूदने लगती है और फिर हंसते हुए बोली, मुझे पता था मेरे भाई मेरा एडमिशन एसपी कॉलेज में करवा देंगे। चल निकिता, तू रेडी हो जा, कल जाकर कॉलेज में भी तो तुझे बताना है कि तू कौन है और कितनी खूबसूरत है। इतना बोलकर वो तुरंत ही मिरर के सामने जाकर बोली, कल एसपी कॉलेज के लड़के के दिल धधकने लगेगी जब निकिता खुराना उस कॉलेज में जाएगी। इतना बोलकर वह एक फ्लाइंग किस दे देती है। आरआर हॉस्पिटल। इस अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में शिवाय बड़े एटीट्यूड से सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने ऋषभ था। तभी ऋषभ अपने सर को झुकते हुए बोला, बिग बॉस, हमने डॉक्टर नंदिनी के मेल पर ईमेल कर दिया है कि हमें डॉक्टर आर से इमरजेंसी में मिलना है। जिस पर शिवाय कोई रिएक्ट नहीं करता, वह बस अपने फोन में प्रोजेक्ट को चेक कर रहा था। तभी ऋषभ बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, बिग बॉस, इस बार मेरा गट फीलिंग कहता है कि डॉक्टर आर आपसे मिलने के लिए मान जाएंगी। उसके इतना बोलते हैं शिवाय फोन से बिना नजरें हटाए बोला, इट्स गुड फॉर यू। इधर आरआर हॉस्पिटल के सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी और उसमें से आरवी जल्दबाजी में निकलते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। तभी बॉडीगार्ड उसको रोकते हुए बोले, आई एम सॉरी मैम, लेकिन अभी आप अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अभी उसने इतना ही कहा था। तभी आरवी अपने फोन को निकालकर उस बॉडीगार्ड के सामने कर देती है। वहीं जब बॉडीगार्ड फोन में डॉ.आर का आइडेंटिटी कार्ड देखता है तो वह हैरान हो जाता है और साथ साथ डरने लगता है, क्योंकि आरवी अपनी लाल आंखों से उसे घूर रही थी, जैसे अगर उसने 1 मिनट भी और लेट किया तो उसकी यहीं पर लाशें बिछ जाएगी। लेकिन तभी आरवी बॉडीगार्ड को इग्नोर करके अंदर जाने लगी। इस बार बॉडीगार्ड ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वह जान चुका था कि वह डॉक्टर आर है। लेकिन उसे हैरानी इस बात पर भी हुई कि डॉक्टर आर इतने कम उम्र की लड़की है। लेकिन तुरंत ही उसने अपना ख्याल झटका और फिर से अपना ड्यूटी करने लगा। वहीं इधर आरवी सीधा अम्यांश के वार्ड में आती हैं, क्योंकि मयंक ने पहले ही उसे बता दिया था कि अम्यांश कौन से वार्ड में एडमिट है, इसलिए वह बिना देरी किए सीधा अम्यांश के वार्ड में आती है और अंदर का नजारा देख उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि अंदर अम्यांश बेजान सा बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। आरवी धीरे धीरे कदमों से अम्यांश के पास गई और उसके बगल में बैठ गई। तभी उसे कुछ ख्याल आया और वह तुरंत ही अम्यांश के राइट हैंड के नब्ज को पकड़कर अपने हाथों से चेक करने लगी। तभी उस रूम का एक बार फिर गेट ओपन हुआ और राधिका अंदर आई। लेकिन रूम के अंदर आरवी को देखकर वह थोड़ा चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आरवी यहाँ पर होगी, इसलिए वह तुरंत बाहर निकलकर एक दूसरे वार्ड की ओर बढ़ी और जिस वार्ड में वह जा रही थी वहां पर अरहान स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और रागिनी जी उसके पास बैठकर उसे समझा रही थी। जब उन दोनों ने राधिका को इतनी जल्दी में रूम में आता देखा तो अरहान जल्दी से बोला, क्या हुआ राधु, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिस पर राधिका खुद के सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, भाई अनु आई है। उसके इतना बोलते ही अरहान खड़ा हो गया और बोला, कहाँ है वह? जिस पर राधिका बोली, अम्यांश के वार्ड में। उसके इतना बोलते ही अरहान बिना वक्त गवाए उस कमरे से तेजी में निकल गया। तभी रागिनी जी राधिका से पूछी, आरवी क्या कर रही है अम्यांश के वार्ड में? जिस पर राधिका याद करते हुए बोली, मोमो अम्यांश के हाथों को पकड़कर उसके पास बैठी हुई थी। इस पर रागिनी जी कुछ नहीं बोली और उस कमरे से निकल गई। इधर अम्यांश के वार्ड में आरवी की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तभी अरहान कमरे में आया और जब आरवी के इस रूप को देखा तो वह हैरान हो गया, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, बच्चा आप यहाँ। जिस पर आरवी ध्यान से अम्यांश के हाथों को छोड़कर खड़ी हो जाती है
और फिर अपने कर्कश आवाज में बोली, क्यों नहीं आ सकती थी मैं यहाँ? जिस पर अरहान बोला, नहीं नहीं बच्चा, आप क्यों नहीं आ सकती? आप जहाँ चाहे वहाँ आ सकती हैं। जिस पर आरवी बोली, गुड। तो क्या आप बता सकते हैं अरहान ओबेरॉय की अम्यांश को यह बीमारी कहाँ से हुई? उसके इतना बोलते ही पूरे वार्ड में शांति छा गया। तभी राधिका जी जो गेट के पास खड़ी थी वह अंदर आते हुए बोली, अनु यह तुम क्या बोल रही हो? इसे कैसे पता होगा कि यह बीमारी अम्यांश को कहाँ से हुई? जिस पर आरवी अपने एक उंगली से उन्हें रोकते हुए बोली, शशशम, मैं आपसे नहीं बात कर रही मिसेज रायजादा। और फिर अपने कदमों को अरहान की तरफ बढ़ाकर ठीक अरहान के सामने जाकर खड़ी होकर बोली, मैंने क्या पूछा अरहान ओबेरॉय आपसे? वही आरवी के मुंह से बार बार अरहान ओबेरॉय सुनना उसके दिल को चुभो रहे थे, क्योंकि आरवी हमेशा से उसे हान भाई और भियू ही बोला करती थी, लेकिन आज उसने उसके नाम से पुकारा। लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोला, मुझे नहीं पता बच्चा, उसे यह बीमारी कहाँ से हुई? उसके इतना बोलते ही आरवी के हाथों की मुठ्ठियां कस गई और उसकी आंखें पूरी तरह से खूंखार लगने लगी। लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, बाहर चल के बात करते हैं। जिस पर अरहान एक नज़र अम्यांश को देखता है तो उसे भी यही सही लगता है, क्योंकि अम्यांश अभी होश में नहीं था, इसलिए उसे रेस्ट की जरूरत थी और साथ साथ शांति की भी। तभी आरवी फिर से बोली, मुझे आपके छोटे भाई मिस्टर राजपूत से भी मिलना है। जिस पर अरहान बोला, ठीक है, मैं ले चलता हूँ शिवाय के कमरे में तुम्हें। इतना बोलकर अरहान उस वार्ड से निकल गया, साथ में आरवी और रागिनी जी भी। इधर शिवाय एक प्राइवेट कमरे में बैठकर तेजी से अपनी उंगलियों को लैपटॉप पर चलाए जा रहा था। तभी उस कमरे का गेट ओपन हुआ और अरहान अंदर आया, साथ साथ आरवी और रागिनी जी भी। चैप्टर 116। शिवाय को पता चला आरवी डॉक्टर हैं। वही जब शिवाय ने किसी के कदमों का आहट सुना तो वह तुरंत अपनी नजरों को ऊपर करके देखता है तो उसकी आंखें अरहान से मिली। लेकिन वह तुरंत वहां से नजरें फेर अपने सर्द आवाज में बोला, गेट लॉस्ट। तभी उसके कानों में आरवी की आवाज गई, आप कितने दिनों से अम्यांश के साथ है मिस्टर रायजादा? इस आवाज को सुनकर शिवाय एक बार फिर अपने नजरों को ऊपर करता है तो इस बार उसकी आंखें आरवी के लाल आंखों से जाकर टकराया। तभी आरवी फिर से बोली, मैंने क्या पूछा मिस्टर रायजादा आपसे? वही उसके मुंह से मिस्टर रायजादा सुनकर रागिनी जी और अरहान एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपना ख्याल झटकर सामने आरवी को देखने लगे। तभी शिवाय बोला, पिछले 2 साल 2 महीने से। जिस पर आरवी बोली, इसका मतलब आप जन्म से ही अम्यांश को जानते हैं? वही आरवी को शिवाय से इतना क्वेश्चन पूछता देख अरहान अपने मन में बोला, कहीं ये राक्षस मेरी भोली भाली अनु को कुछ ना कर दे, क्योंकि इस शैतान को आदत नहीं किसी का जवाब देने का, इसे तो सिर्फ लोगों पर अपना हुक्म चलाना रहता है। तभी उसका ध्यान शिवाय के बातों से खुला जो बोला, यस। उसके यस बोलते ही आरवी बोली, क्या आपको पता है उसे कहाँ से ये बीमारी हुई? और फिर वह एक नज़र शिवाय को देखती और दूसरे नज़र से अरहान को, और फिर पास में ही रखे सोफे पर जाकर बैठते हुए बोली, अब आप दोनों यानी कि अम्यांश राजपूत के बायोलॉजिकल डैड और अडॉप्टेड डैड, क्या आप दोनों यह बताने का कष्ट करेंगे कि अम्यांश के शरीर में केमिकल कहाँ से आया? उसके इतना बोलते ही राधिका, अरहान और शिवाय तीनों हैरान हो गए। राधिका जी और अरहान हैरान इस बात पर हुए क्योंकि इतने सारे टेस्ट और चेकअप करने के बाद उन्हें पता चला था कि अम्यांश के बॉडी में केमिकल है। लेकिन आरवी को इतनी जल्दी कैसे पता चला? इधर शिवाय इस बात से हैरान था कि क्या इस लड़की को पता है कि अम्यांश के बॉडी में केमिकल कहाँ से आया? तभी अरहान बोला, अनु तुम्हें कैसे पता चला कि अम्यांश के बॉडी के में केमिकल है? जिस पर आरवी बोली, इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मैंने जो पूछा उसे बताइए। जिस पर अरहान अब फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, नहीं पता बच्चा मुझे। जिस पर आरवी अब अपने आंखों को शिवाय के पास ले गई और बोली कि आपको पता है मिस्टर रायजादा? जिस पर शिवाय कुछ नहीं बोला।
तो इस बार आरवी चिल्लाते हुए सोफे से खड़े होते हुए बोली, दो डैड के होते हुए भी आप लोगों को नहीं पता कि अम्यांश के बॉडी में जो केमिकल पाया गया है वह जीन्स के द्वारा पाया गया है। उसके इतना बोलते ही कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा गए। सभी लोग शॉक हो गए क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अम्यांश की हालत आज उसके पेरेंट्स की वजह से हो रहा है। वही शिवाय के फेस को देखकर नहीं लग रहा था कि वह इस बात को जान के शॉक है। वह अभी भी एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ आरवी को देख रहा था। तभी अरहान शॉक से बाहर निकलते हुए बोला, यह क्या बोल रही है बच्चा? जिस पर आरवी तिलमिलाते हुए बोली, जस्ट शट अप योर माउथ मिस्टर अरहान ओबेरॉय। और मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही है। अम्यांश की बॉडी में जो केमिकल है वह उसके जीन्स यानी कि उसके मॉम डैड के वजह से आया है, क्योंकि उसके मॉम या डैड के बॉडी के अंदर केमिकल है। जिस पर रागिनी जी बोली, यह क्या बकवास कर रही हो तुम आरवी? पता है तुम क्या बोल रही हो, और मैंने भी सारी रिपोर्ट चेक की लेकिन मुझे यह नहीं पता चला। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अब अरहान भी सवालिया नजर से आरवी को देख रहा था। वही शिवाय की नजर पर सिर्फ आरवी के चेहरे और उसके एक्शन पर थी। वही राधिका जी की बात सुनकर आरवी को रियलाइज हुआ कि गुस्से में उसने क्या कर दिया। इसलिए वह कुछ सोचते हुए बोली, क्योंकि मेरे पास मेडिकल का नॉलेज है। जिस पर रागिनी जी हैरानी से बोली, अनु तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? और क्या तुम डॉक्टर हो? जिस पर आरवी कुछ नहीं बोलती। तभी अरहान बोला, बच्चा क्या तुम मुझे क्लियरली बता सकती हो कि अम्यांश के साथ क्या हुआ है और क्या वो ठीक हो सकता है? क्योंकि अभी अभी छोटी माँ और बड़े बड़े डॉक्टर ने अम्यांश के रिपोर्ट को चेक किया है और सारे लोगों ने बस इतना ही कहा है कि अम्यांश के बॉडी में केमिकल ऑपरेशन के द्वारा ही निकल सकता है। जिस पर आरवी बोली, कितना % चांसेस है ऑपरेशन का सक्सेस होने का? तो अरहान मायूस होते हुए बोला, सिर्फ 15%। जिस पर आरवी बोली, यह कोई नॉर्मल डॉक्टर का रिपोर्ट है। जिस पर रागिनी जी बीच में आते हुए बोली, अनु तुम खुद को समझती क्या हो? तुम अभी 18 साल की हो और क्वेश्चन ऐसे पूछ रही हो जैसे कि तुमने मेडिकल फील्ड में कितना बड़ा नाम कमा लिया है। और तुम्हें पता है यह रिपोर्ट कोई आम डॉक्टरों की नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट डॉक्टरों का है, और सारे डॉक्टर ने सिर्फ अम्यांश के ऑपरेशन के सक्सेस होने का चांसेस 15% ही बताया है। तभी अरहान बोला, लेकिन सारे डॉक्टर का कहना है कि एक डॉक्टर है जो कि अम्यांश को बचा सकते हैं। जिस पर आरवी अपनी भव उचका देती है तो अरहान बोला, वह है डॉक्टर AR। हमें कैसे भी करके डॉक्टर आर को ढूंढना ही होगा अम्यांश को बचाने के लिए, नहीं तो हम अपने अम्यांश को खो देंगे। जिस पर आरवी बोली, अम्यांश को बचाने का सिर्फ ऑपरेशन करना ही उपाय नहीं है बल्कि उसे हम दवाइयां से भी बचा सकते हैं। उसकी बात सुनकर फिर से सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इस बार शिवाय भी हैरान रह गया, लेकिन उसने खुद को जल्दी ही नॉर्मल कर लिया। तभी अरहान बोला, मतलब? जिस पर आरवी बोली, क्या मैं अम्यांश को ट्रीट कर सकती हूँ? तभी उस कमरे का गेट एक बार और खुला। इस बार राधिका अंदर आई और वो आरवी की बात सुन लेती है, इसलिए वह भी चौंकते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो अनु? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? जिस पर आरवी उसको इग्नोर करके अरहान से बोली, डू यू हैव ट्रस्ट ऑन मी? जिस पर अरहान एक नज़र शिवाय को देखता है तो शिवाय उसे आंखों ही आंखों कुछ इशारा करता है तो अरहान बोला, ओके बच्चा, और हाँ मुझे आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है और उस पर से आप एक डॉक्टर हो, इसलिए आप जब चाहो तब अम्यांश का ट्रीटमेंट कर सकती हो। इतना बोलकर वो उस कमरे से निकल जाता है। वही रागिनी जी और राधिका अभी भी भूत बनकर उस कमरे में खड़े थे। उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा था कि आरवी एक डॉक्टर है। तभी उन सबको शिवाय की सर्द आवाज गई, गेट लॉस्ट, और हाँ बिना मेरे पूछे इस कमरे में आई, इसलिए डॉक्टर रागिनी आपको 1 महीने तक इस अस्पताल में एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह काम करना होगा, ना कि इस अस्पताल के ओनर की तरह।
इतना बोलकर वो चुप हो गया। वहीं राधिका रागिनी जी की सजा ही सुनकर ही दौड़ते हुए उस कमरे से भाग गई। वही रागिनी जी शिवाय की बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखती हैं तो वो भी डर जाती है कि क्योंकि शिवाय की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। तभी उन्हें अरहान जो कि बाहर डोर पर खड़ा था वो बोला, छोटी माँ बाहर निकलिए वरना मैं भी आपको नहीं बचा सकता। उसके इतना बोलते ही रागिनी जी फटाक से उसे कमरे से निकल जाती है। अब उस कमरे में सिर्फ आरवी और शिवाय ही बचे थे। आरवी शिवाय को इग्नोर करके कमरे से बाहर की ओर जा ही रही थी, तभी उसके कानों में शिवाय की आवाज गई, तुम्हारे हिसाब से अम्यांश का बचने का चांस कितना % है? जिस पर आरवी अपने चेहरे को घुमाते हुए शिवाय की तरफ करके बोली, 100%। इतना बोलकर वह बिना रुके उस कमरे से निकल गई। उसकी बात का मीनिंग समझ के शिवाय भी बिना देरी किए हुए आरवी के पीछे पीछे उसे कमरे से निकल गया। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए बनते रहिए स्टोरी की दुनिया चैनल पर।